सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पे वापस वीडियो बना रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। आई होप कि आप सब सेफ़ हो इस एनवायरनमेंट में। और अभी हम जो बुक का वीडियो अभी हम करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये बुक ऐसी है कि जो आपको कहीं पे भी मतलब इसका इतना डिटेल डिस्कशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये कंटेंट जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। और लेट से अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा जो एफर्ट है इसमें बहुत ही जाता है। तो अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा भी अगर आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में अगर हम थोड़ा भी हम अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कि पूरा जो बुक है उसका बारे में जितने भी मेन पॉइंट्स है, प्लस जितनी भी 10 स्टॉक्स की जो यहाँ पे हमें केस स्टडी दी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रीफेस के बारे में भी कुछ पॉइंट्स है कि जो हमें जानने चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे उन्होंने ये रखा है, जो ऑथर है उन्होंने, कि नेट स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रेहम, मतलब बेंजामिन ग्रेहम की ये जो स्ट्रेटेजी थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। मतलब यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें डेटा पॉइंट्स भी दिए थे कि जहाँ पे उनका जो फंड था बेंजामिन ग्रेहम का, और उनका जो परफॉर्मेंस का जो रिकॉर्ड था वो इतना सक्सेसफुल नहीं था कंपेयर टू लेट से अगर सिर्फ डाउ में इन्वेस्ट कर देता। मतलब वहाँ का जो स्टॉक का जो एक इंडेक्स है डाउ जोन्स जिसको अभी हम बोलते हैं, अगर उसमें भी वो इन्वेस्ट कर देते तब भी वो इतना ही सक्सेसफुल होते जितना बेंजामिन ग्रेहम के साथ होते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मतलब ऐसा उन्होंने बोला है कि ये स्ट्रेटेजी जो थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी जो है उनका मतलब यहाँ पे दो पार्ट में पूरा बुक जो है वो डिवाइड किया है। पहला है कि प्री पार्टनरशिप ईयर, मतलब पार्टनरशिप उन्होंने जो फॉर्म करी उससे पहले जब उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, क्या परफॉर्मेंस रहा, और पार्टनरशिप करने के बाद कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। तो ये सारी डिटेल जो है ना वो यहाँ पे दी है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वॉरेन बफेट ने जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया आफ्टर पार्टनरशिप ईयर्स, तो वहाँ पे उन्होंने समवेयर अराउंड 30% जितना कैगर जो है वो उन्होंने जनरेट किया था वर्सेस 7.4% ऑफ डाउ। मतलब अगर किसी ने डाउ जोन्स में इन्वेस्ट किया होता तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो 7.4% जितना उनको कैगर मिलता, कंपेयर टू 29.5% कैगर अगर किसी ने वॉरेन बफेट के साथ अगर इन्वेस्ट किया होता। तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया कि ड्यूरिंग पार्टनरशिप ईयर की जब चार्ली मगर जी उनके साथ आए उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, उसी के ऊपर हम यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर यहाँ पे वॉरेन बफेट और चार्ली मगर ने अपने जो पहला फॉर्मल इन्वेस्टमेंट साथ में किया था वो कैसा रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, कितने पैसे उन लोगों ने कमाए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर जब भी मतलब वॉरेन बफेट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था वो हर जगह पे उनको सक्सेस मिला है। इसीलिए यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करी थी, कौन कौन सी गलती करी थी, ताकि हम भी उन गलती से सीख सके, हम भी वो मिस्टेक जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी में ना करें। यही पर्पज़ है इस बुक का भी। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे मतलब एक जो फेज वाइज ऑथर के हिसाब से जो उनको लगा है वैसा उन्होंने बोला है कि पहले फेज में जब उन्होंने इन्वेस्टिंग करना जब उन्होंने स्टार्ट किया था, सीरियसली जब इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था, तब उनका जो प्राइमरी फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर रहता था। मतलब वो हमेशा देखते थे कि नेट करंट एसेट वैल्यू क्या है, करंट एसेट, फिर करंट लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें वो देखते थे और उसके बेस पे वो हमेशा कॉल लेते थे इन्वेस्टिंग में। कि जबकि सेकंड फेज में थोड़ा वहाँ पे चेंज आया कि जहाँ पे उनका प्राइमरी फोकस हो गया फ्री कैश फ्लो के ऊपर। मतलब कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उनका ग्रोथ कितना है ईयर ऑन ईयर या तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये सारी चीज़ें भी वो देखते हैं। तो ये एक चेंज जो है वो फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में वॉरेन बफेट जी के अंदर आया था। फिर अकॉर्डिंग टू ऑथर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर वॉरेन बफेट आज अगर इतने सक्सेसफुल है तो उसके पीछे के 4 मेजर रीज़न कौन कौन से है या तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि एक्टिविज्म मतलब कि वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं कंपनी की स्ट्रेटेजी के साथ, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनसे भी वो इंटरेक्ट करते थे, सजेशन करते थे, और ऐसे ही मतलब वो जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ है वो शेयर होल्डर के फेवर में कैसे आ सके, ये सारी चीज़ों के बारे में वो एक्टिवली वो वहाँ पर ट्रैक करते थे। दूसरा है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चलाते थे। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कंक्लूजन में भी कि एक टाइम पे मतलब गाइको जो एक कंपनी है इंश्योरेंस जो उन्होंने बाद में खरीद ली थी, उसमें एक टाइम पे समवेयर अराउंड 40 to 50% जितना उनका जो नेटवर्क था वो उन्होंने सिंगल स्टॉक के अंदर वहाँ पे लगा के रखा था। तो इतना क्रेजी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो एक टाइम पे वो चलाते थे। तीसरा उन्होंने बोला है कि उनका जो रिसर्च है वो बहुत ही रिगरस होता था। मतलब जैसे हम देखेंगे कि वॉल्ट डिज्नी में जब वो इन्वेस्ट करना चाहते थे तो उन्होंने कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पे करी थी, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर वो अटेंड करते थे एजीएम्स वगैरह,
ताकि वो मैनेजमेंट से मिल सके, वहाँ से इंसाइट ले सके। ये सारी चीज़ें भी वो करते थे बहुत ही एक्टिवली, मतलब वो कंपनीज के मैनेजमेंट को जाके मिलते थे। भले ही वो दूसरे सिटी में है तो वहाँ पे भी वो जाते थे। भले ही अब मैनेजमेंट के साथ मिलने का शायद कोई क्राइटेरिया अभी शायद ना हो, बट उस टाइम पे जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था तब वो बहुत ही एक्टिवली, मतलब रिगरसली वो रिसर्च वगैरह करते थे। और फाइनली उनकी एक एबिलिटी है टू फिल्टर आउट दी आइडियाज वेरी वेरी फास्ट। मतलब अगर वो लेट से कोई भी कंपनी को अगर वो देखते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबली वो 30 to 60 सेकंड्स के अंदर उनको पता चल जाता है कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना करना चाहिए, क्या हमें आगे देखना भी चाहिए इस कंपनी के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही जल्दी करते हैं, और ये उसके पीछे के रीजंस भी हैं, वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। फिर जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि वो हमेशा ही, मतलब जो है ग्रेट कैपिटल अलोकेटर या तो ग्रेट इन्वेस्टर वो पहले से नहीं थे। उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जितनी जितनी गलतियाँ करी है वहाँ से वो कंटिन्यूसली सीखते सीखते वो आगे बढ़े हैं, और आज अभी जो इन्वेस्टर बने हैं, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर जो आज बने हैं, वो उसी की वजह से बने हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि वो डिटर्मिनेशन के साथ, मतलब उन्होंने गलतियाँ भी करी, सक्सेस भी पाया, सब कुछ हुआ, बट डिटर्मिनेशन था कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, अच्छा पैसा बनाना है, उसी की वजह से आज वो यहाँ पे है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो 10 केस स्टडीज़ जो है, जो बुक के अंदर भी प्रेजेंट की है, सारी की सारी हम यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी समवेयर अराउंड 10 to 12 बुक्स जितना हमने ऑलरेडी वीडियोस जो है वो बना दिए हैं, और ये बुक भी हम अभी इसमें ऐड होने वाली है। तो आई होप कि हमारी जो ये वीडियो सीरीज़ जो आपको दिख रही है अभी स्क्रीन पे, वो आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी उसको शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि प्री पार्टनरशिप ईयर्स और पोस्ट पार्टनरशिप ईयर्स, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है 2, तो ऐसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समवेयर अराउंड 1950 में उन्होंने ये पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट करी थी। तो सबसे पहली कंपनी जो है वो है मार्शल वेल्स करके 1950 में, और ये जब उन्होंने इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर तब उनकी उम्र जो थी वो समवेयर अराउंड 20 ईयर्स की थी। सोचो, मतलब उस टाइम पे भी वो इतना इन्वेस्टिंग करते थे। तो फिर जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम पे, मतलब ये जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तब वो कोलंबिया बिजनेस स्कूल जो है वहाँ पे वो बेंजामिन ग्रेहाम जी के अंडर वो वहाँ पे उनकी पढ़ाई जो है वो चल रही थी। और उसी टाइम पे, मतलब उन्होंने जिस कंपनी, मतलब मार्शल वेल्स में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसकी एजीएम उनको अटेंड करनी थी। तो वहाँ पे उन्होंने परमिशन ली डेविड डोर्की की, मैं यहाँ पे क्या स्किप कर सकता हूँ क्लास को ताकि मैं एजीएम जो है उसको अटेंड कर सकूँ। डेविड डोर्क कौन थे? तो वो सिक्योरिटी एनालिसिस में बेंजामिन ग्रेहाम के को ऑथर थे। ये एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे जो कंपनी है वो क्या थी, कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो क्या था? तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि वो नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट हार्डवेयर होलसेलर थी, और एक टाइम पे मतलब वो फॉर्च्यून 500 1955 में वो एक फॉर्च्यून 500 का जो लिस्ट आता है उसका भी वो पार्ट रह चुके हैं। मतलब कंपनी जो है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे भी। और यहाँ पे हम कंपनी की, मतलब जितने भी हम स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे इतनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानने वाले हैं, बट रादर हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि वॉरेन बफेट ने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना उन्होंने कमाया, क्या वैल्यूएशन पे परचेस किया, क्या गलतियाँ करी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो है देखने वाले हैं। यहाँ पे जो कंपनी है ना, उनका 3 मेजर सेगमेंट था, कस्टमर सेगमेंट, कि स्टोर्स अंडर द प्लान, रिटेल स्टोर्स, और तीसरा था इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। पहला जो है ना स्टोर अंडर द प्लान, मतलब ये क्या था कि यहाँ पे कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे उस टाइम पे, उन्होंने सोचा कि हम ऐसे स्टोर बनाते हैं या तो ऐसे स्टोर्स के साथ हम टाई अप करते हैं कि जहाँ पे लेट्स से अगर कोई नया बंदा है कि जिसको हार्डवेयर का स्टोर खोलना है एज अ बिजनेस, तो वहाँ पे मार्शल वेल्स जो है वो उनको हेल्प करेगा पूरा स्टोर बिल्ड करने के लिए, पूरी इन्वेंट्री जो है उसको बिल्ड करने के लिए। ये सारी चीज़ों के बारे में वो मार्शल वेल जो है वो वहाँ पे उनको हेल्प करेंगे। बदले में क्या करना है कि उस स्टोर को, उस रिटेल स्टोर को वहाँ से ही माल खरीदना है, मार्शल वेल से ही मेजोरिटी जो उनका परचेस होना चाहिए हार्डवेयर का वो वहीं से ही होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे उनका ये जो था पहला जो उनका सेगमेंट है वो था। फिर दूसरा है रिटेल स्टोर, मतलब जनरल रिटेल स्टोर, कि जहाँ पे मार्शल वेल्स के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव रहते होंगे उन्होंने वहाँ पे जाके अपना जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे उन्होंने दिखाया और फाइनली वो वहाँ पे रखने लगे। तो मतलब रिटेल स्टोर जो है वो मार्शल वेल्स से कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो वहाँ से परचेस करते होंगे सेल्स करने के लिए।
तो ये हो गया दूसरा सेगमेंट। और तीसरा है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के, जहाँ पे इंडस्ट्रियल मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जो रहती है वो यहाँ पे डायरेक्टली मार्शल वेल्स से बल्क में परचेस करेगी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का। तो ये 3 मेजर कस्टमर सेगमेंट उनके उस टाइम पे थे। फिर यहाँ पे उनकी जो बाइंग प्राइस थी, उन्होंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, तो जैसे हम देख सकते हैं कि जब वो 20 साल की उम्र में जब उन्होंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने येस कंपनी में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने समवेयर अराउंड 25 शेयर्स उन्होंने परचेस करे थे। और जैसे हम देख सकते हैं कि प्राइस क्या था, समवेयर अराउंड $200 पर शेयर। यहाँ पे जितनी भी हम प्राइजेस या तो वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो वो अप्रोक्सीमेट है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 1950 का डेटा है, मतलब इतना एग्जैक्ट इतना एक्यूरेट शायद ना भी हो। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर जैसे हम देख सकते हैं टीएम मतलब टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो था वो समवेयर अराउंड 5,000 जितना हो गया यहाँ पे। उस टाइम पे कंपनी की जो मार्केट कैप थी वो थी $11.4 मिलियन और ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू कितना था, 7 मिलियन। मतलब इसका मतलब क्या हो गई, कंपनी के पास एक्सेस कैश जो है वो पड़ा है। मतलब अगर पूरी कंपनी अगर हमें खरीदनी है तो हमें $7 मिलियन जो है वो नेट हमें यहाँ पे चुकाने पड़ेंगे अगर हम कैश वगैरह को यूज़ कर दे। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है। फिर अगर हम वैल्यूएशन देखें तो उन्होंने कितने वैल्यूएशन पे खरीदा है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि पूरे वीडियो में आपको जितने भी स्टॉक्स हम देखेंगे वहाँ से महंगा स्टॉक जो है वो उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टॉक का दिया है तो वो 15.83 समथिंग है, जो अमेरिकन एक्सप्रेस जिसकी हम केस स्टडी के बारे में बात करने वो वहाँ पे ही उन्होंने दिया। अदरवाइज जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने 5-10 के पी के अंदर ही उन्होंने ये स्टॉक जो है वो बाय किया है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि वैल्यूएशन कितना था, 5.53 का पी था। 40% डिस्काउंट टू नेट करंट एसेट वैल्यू, मतलब ये जो नेट करंट एसेट वैल्यू है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अगर हम कभी किसी और वीडियो में भी देख सकते हैं या तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 40% डिस्काउंट टू नेट करंट एसेट वैल्यू पे वो मिल रहा था। प्लस अगर हम ईवी टू ईबिट देखें तो वो 1.93 जितना था। मतलब ये चीज़ भी हमें देखने की वैल्यूएशन कि ये स्टॉक जो है ना उतना मतलब इतना जब उन्होंने रिसर्च वगैरह किया है तो इतने चीप वैल्यूएशन पे खरीदा है कि जहाँ पे जो डाउन साइड है किसी भी कंपनी में वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ये एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी जितने भी स्टॉक्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि इन्वेंट्रीज जो है, सिर्फ इन्वेंट्रीज मतलब कंपनी के पास जो इन्वेंट्रीज है वो 43.4% ऑफ टोटल एसेट्स है। मतलब वो ये इन्वेंट्री ऐसी है कि जो नॉन पेरिशेबल है। मतलब अगर लेट से 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर ये इन्वेंट्री ऐसी ही अगर पड़ी रहे, लेट से अगर वो सेल भी नहीं होती है तब भी उसको कुछ नहीं होगा, ना ही उसका जो प्राइस है उसका जो वैल्यूएशन है कम हो जाएगा, ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जो है वो ग्रो हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 5 के वैल्यूएशन पे खरीदा है तो जो कंपनी के जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, मतलब स्टैग्नेंट है, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो कर रहे थे, फिर भी वो कंपनी जो है वो इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही थी। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा कि नेट करंट एसेट वैल्यू अगर हम एक शेयर का अगर वहाँ पे निकालने चाहें तो समवेयर अराउंड $330 जितना आ रहा था, जो 65.7% ऑलमोस्ट 67% ज़्यादा है जो वॉरेन बफेट जी ने दिए थे $200। तो जैसे हम देख सकते हैं कि आज नहीं तो कल, मतलब वॉरेन बफेट जी भी यही सोचते होंगे आज नहीं तो कल ये जो $200 हमें दिख रहे हैं वो इसी प्राइस तक आने चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ऐसे ही जनरली वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो भी ऐसे ही सोचते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि उनका रिजल्ट क्या रहा ओवरऑल, तो जैसे हम देख सकते हैं कि यंग वॉरेन बफेट जो थे उन्होंने उसी साल मतलब 1950 में ही वो बिजनेस बाय किया था और सेल भी उसी टाइम पे कर दिया, और उसमें भी उन्होंने कोई मतलब ऑलमोस्ट लेट से अगर डिविडेंड आया हो तो बात अलग है, अदरवाइज उन्होंने 1% का वहाँ पे लॉस किया। मतलब इतना एनालिसिस किया, सब कुछ किया, बट फिर भी वहाँ पे उन्होंने जब बेच दिया तो 1% का उनको लॉस हुआ। उसके पीछे के रीज़न क्या है कि इतना जल्दी उन्होंने क्यों बेचा, कि उनको लगा कि मुझे कुछ और नए आइडियाज़ जो है वो मिल रहे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे सेल कर दिया था। और दूसरा था कि मार्शल वेल मतलब ये जो हार्डवेयर की कंपनी थी, हार्डवेयर होलसेलर की कंपनी थी, वहाँ पे कंपटीशन जो है वो भी बढ़ रहा था। मतलब इनिशियली ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ यूएस के मार्केट जो थे वहाँ से ही कंपनीज जो थी वो कम्पीट कर रही थी, पर फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता गया तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि बाहर से भी मतलब जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है वो भी वहाँ पे आने लगे, और इसकी वजह से कंपनी जो है उसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट रेवेन्यू ये सारी चीज़ें घटने लगी। तो कंपटीशन इंक्रीज हुई, मार्जिन्स कंप्रेस होते गए। तो इसीलिए यहाँ पे एक रीज़न ये भी रहा होगा
कि इसीलिए वॉरेन बफेट ने यहाँ पे सेल कर दिया था। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अगर दूसरा देखें, द ग्रिफ ब्रोस कूपरेज, अभी ये कुछ नया बिजनेस है, मतलब मुझे भी गूगल करना पड़ा कि ये एग्जैक्टली बिजनेस क्या होता है, कि 1951 में वॉरेन बफेट ने इसमें इन्वेस्ट किया था। कूपरेज मतलब कि क्या है, जो बैरल्स आते हैं, कास्क आते हैं, उसको बनाने का जो काम है उसको ये लोग बोलते हैं कूपरेज। अभी इनिशियली क्या था कि ये कंपनी जो है वो वुडन बैरल्स जो है वो बनाती थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्री में बहुत सारे डिसरप्शन हो रहे थे उस टाइम पे भी, और इंडस्ट्री जो है वो इन अ वे डिक्लाइन हो रही थी। बट कंपनी की लीडरशिप बहुत ही अच्छी थी, एडेप्टेबल थी। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्री की डिमांड चेंज हो रही थी, उस हिसाब से उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो प्रोडक्ट लाइन है, उसको भी उन्होंने चेंज किया। और उनके पास ऑलरेडी कस्टमर थे, और कस्टमर भी उनको बोलते थे कि हमें ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको ये चेंज करना चाहिए। और उस हिसाब से उन्होंने जब अपने कस्टमर्स को सुना, तब पता चला कि उनको अगर लेट से अगर सर्वाइव करना है इस इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे चेंज जो है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब वॉरेन बफेट जी ने भी ये सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने अपना पैसा जो है वो लगाया। मतलब एग्जैक्टली कितने प्राइस पे स्टॉक लिया था शायद वो यहाँ पे मेंशन नहीं हो गया बुक में, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इन्वेस्टेड कैपिटल समवेयर अराउंड $3,650 जितना उन्होंने पैसा यहाँ पे लगाया था। दूसरा, मतलब जब वो कंपनी को इवेल्यूएट करते थे, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी आई थी कि कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो भी थोड़ा चैलेंजिंग था। मतलब क्लास ए, क्लास बी, ऐसे वहाँ पे शेयर्स थे। जैसे वो बर्कशायर हैथवे के भी क्लास ए और क्लास बी के जैसे शेयर्स है वैसे। तो वहाँ पे क्या था कि क्लास ए के पास कुछ डिफरेंट राइट्स हैं, बी के पास कुछ डिफरेंट राइट्स हैं, और क्लास बी जो शेयर था वो पब्लिकली ट्रेड नहीं भी होता था। तो इसकी वजह से वॉरेन बफेट को थोड़ा चैलेंज आ रहा था कि कंपनी को इवेल्युएट कैसे करें, बट फिर भी उन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन जितना लगा के उन्होंने अपने हिसाब से बाय किया था। तो यहाँ पे जब उन्होंने वैल्यूएशन लगाया तो उसका जो पीए था वो 3-4 के आसपास वो पीए आ रहा था। देख रहे हो मतलब कितना सस्ता उन्होंने स्टॉक खरीदा, और बुक वैल्यू जो था उससे भी 50% डिस्काउंट के आसपास उन्होंने ये कंपनी जो है वो खरीदी थी। अभी एग्जैक्ट डिटेल, अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये डेटा बहुत ही पुराना है, तो एग्जैक्ट डिटेल नहीं है कि उन्होंने क्या प्राइस पे बाई किया था, क्या प्राइस पे उन्होंने एग्जिट ले लिया, ऐसा डिटेल ये बुक के अंदर भी, ऑथर के पास भी नहीं है। बट कंपनी जो है वो अभी भी NYSE मतलब न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे आज भी लिस्टेड है ये कंपनी, और आज भी ये डिविडेंड वगैरह देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था सेकंड स्टॉक। अभी आते हैं हम थर्ड केस स्टडी के ऊपर, कि जिसका नाम है क्लीवलैंड वर्स्टेड मिल्स, जो 1952 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था वॉरेन बफेट ने। तो 1878 में ये जो कंपनी थी वो फाउंड हुई थी, और एज ए कॉटन मिल स्टार्ट हुआ था केंट ओहायो में। और वर्स्टेड मतलब क्या है कि एक तरह का वुलन क्लोथ जैसा आता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी थी। अभी कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जब वॉरेन बफेट ने परचेस किया वगैरह एनालाइज किया, तो उस टाइम पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो क्या था, तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस जो था वो समवेयर अराउंड $84 to $100 के आसपास वो ट्रेड कर रहा था। नेट करंट एसेट वैल्यू अगर हम देखें तो $149 जितना, जैसे हम देख सकते हैं। नेट करंट एसेट वैल्यू एक टाइप से हम ऐसा भी देख सकते हैं कि लेट से अगर पूरी की पूरी कंपनी अगर मैं लिक्विडेट कर देता हूँ और जितना मुझे पैसा मिलता है वो है हमारा नेट करंट एसेट वैल्यू बेस्ड ऑन दी करंट एसेट ओनली। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम बुक वैल्यू देखें तो $185 का तो बुक वैल्यू था, और कंपेयर टू मतलब अगर प्राइस अगर हम देखें तो क्लोज टू 50% जितना डिस्काउंट जो है वो वहाँ पे चल रहा था। पी अगेन जैसे आप देख सकते हो कि 5.15 का पी वहाँ पे था। इतना सस्ता, मतलब 5 से 10 के पी के आसपास ही जनरली वो स्टॉक परचेस करते थे। डिविडेंड यील्ड मतलब 8.7% का तो उस टाइम पे डिविडेंड यील्ड था उस टाइम पे इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर, और पे आउट रेशियो जो था वो 50% से कम था, बट फिर भी वो सफिशिएंट था कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए। इन 1954 में क्या हुआ ना कि सडनली मतलब कंपनी ने अपना जो डिविडेंड था वो आधा कर दिया, और इसकी वजह से वॉरेन बफेट को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे हुआ, क्योंकि उनका जो प्राइमरी थीसिस था इस कंपनी के ऊपर कि कंपनी जो है वो एक काइंड ऑफ स्टेबल कंपनी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डिस्ट्रप्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरा कि कंपनी डिविडेंड अच्छा देती थी, और उसी के बेस पे ही उन्होंने ये जो स्टॉक है वो लिया था। प्लस प्री पार्टनरशिप ईयर में क्या था कि उन्होंने कुछ अपने जो क्लाइंट्स थे उनको भी उन्होंने ये शेयर्स जो है ना वो दिलवाए थे बेस्ड ऑन दी डिविडेंड ओनली। तो इसकी वजह से मतलब जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड आधा कर दिया तो वहाँ पे वॉरेन बफेट जो थे वो कंपनी के मैनेजमेंट को भी मिलने गए थे। तो ये चीज़ भी है, और प्रॉबेबली मतलब उसी टाइम पे आसपास उन्होंने ये जो शेयर्स थे वो उन्होंने सेल कर दिए। बट 1955 में क्या हुआ कि जब ऑलरेडी वॉरेन बफेट ने ये शेयर्स जो है वो सेल कर दिए थे,
उस टाइम पे कंपनी ने क्या किया ना कि कंपनी का जो लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन था वो कंपनी ने शेयर होल्डर को वापस दिया, मतलब शेयर होल्डर को पैसा जो था, कैपिटल जो था वो वापस लौटाया। तो इसी की वजह से जो था समवेयर अराउंड 199 का जो था सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे उनको मिला। मतलब ये चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे वॉरेन बफेट उस टाइम पे नहीं थे इसमें इन्वेस्टेड, बट लेट्स से अगर वो रहे होते और इस टाइम पे मतलब 1952 से 61 में जब ये सारा चीज़ हुआ, तो अगर वहाँ तक वो इन्वेस्टेड अगर रहते तो उनको 21% का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो जो है वो वहाँ पे मिलता। तो ये एक चीज़ वहाँ पे उन्होंने मिस कर दी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से। फिर मिस्टेक क्या हो गई कि यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई प्राइमरी कि जहाँ पे वॉरेन बफेट को ऐसा लगा था कि कंपनी ये जो डिविडेंड हमें दे रही है ना वो चलता रहेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट ऐसा नहीं हुआ और कंपनी ने मैनेजमेंट जो था उसने अपना डिविडेंड जो है वो आधा कर दिया था। तो ये चीज़ हमें भी देखना है, ये जो मिस्टेक है वो हमें भी नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दैट वाज थर्ड केस स्टडी। आइए चलते हैं फोर्थ केस स्टडी के ऊपर जो है यूनियन स्ट्रीट रेलवेज। नाम रेलवेज है पर जनरली इनका जो मेन कारोबार था जो 1923 के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो बस सर्विस अपना चलाते थे। जैसे तो कंपनी 1872 से फाउंड हो गई थी। फिर अभी अगर हम देखें तो जो वॉरेन बफेट है उन्होंने कितना स्टॉक बाय किया था, तो 576 उन्होंने क्वांटिटी परचेस करी थी विच इज़ 3.1% ऑफ टोटल शेयर्स। मतलब कंपनी के जो फ्लोट था वो कम था, कंपनी की इक्विटी जो थी वो बहुत ही कम थी, और कंपनी जो है उसने भी यहाँ पे कुछ बायबैक किया था। तो उसकी वजह से जो ये 3.1% है वो इंक्रीज होते होते 4.1% जितना वॉरेन बफेट का इक्विटी हो गया था फॉर दैट 576 शेयर्स। और यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि 1957 में वहाँ से वॉरेन बफेट ने एग्जिट ले लिया था। 3 साल में ही अराउंड उन्होंने वहाँ से एग्जिट ले लिया था। और जब वॉरेन बफेट ने ये स्टॉक खरीदा था तो उस टाइम पे कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग थी। अभी लॉस मेकिंग के अंदर वॉरेन बफेट जी ने क्यों परचेस किया, तो आइए देखते हैं। तो अगर वैल्यूएशन वाइज अगर वो देखते तो 30 to 35 के आसपास वो ट्रेड हो रहा था, जबकि उसका जो नेट कैश था, मतलब कंपनी के पास अगर लेट्स अगर वो उसके ऊपर कोई भी अगर बोरोइंग है अगर उसको वो पे कर दे उसके बाद भी अगर कोई कैश बचता है तो पर शेयर उसकी वैल्यू जो आ रही थी वो समवेयर अराउंड 48 शेयर्स पर आ रही थी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया था। और दूसरा वॉरेन बफेट का जो थीसिस था वो क्या था, द आउटस्टैंडिंग टिकट्स। मतलब कंपनी क्या करती थी कि आपको एडिशनली वहाँ पे मतलब एडवांस में ही आपको वहाँ पे टिकट्स वगैरह दे दिया और वहाँ से पेमेंट आ गया था। मतलब एक काइंड ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू है कि जब तक वो टिकट जो है वो रिडीम नहीं होती है। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि ये जो आउटस्टैंडिंग टिकट्स है वो कभी यूज़ ही नहीं होती थी, और उसकी वजह से मतलब यहाँ पे उनका ये कहना था कि हमने प्रोडक्ट बेच दिया, और लेट्स से अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने पैसा तो ले लिया पर हमारी प्रोडक्ट या तो सर्विस अभी यूज़ भी नहीं हुई और प्रोबेबली ना भी हो, तो इसकी वजह से जो कंपनी है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये एक थीसिस यहाँ पे उनका था उस टाइम पे। और यहाँ पे जो कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनको 30% जितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सोचा कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने सोचा कि हमें ये जितना भी एक्सेस कैपिटल है और अगर लेट्स से अगर हम बिजनेस भी अगर हमें लिक्विडेट करना है तो हमें ये जो कैपिटल है वो हमें हमारे शेयर होल्डर्स को वापस दे देना चाहिए। तो इतना अगर करे तब भी जहाँ पे मतलब जो मैनेजमेंट है अगर उन्होंने इतना भी अगर सोचा है शेयर होल्डर के लिए तो वहाँ पे शेयर होल्डर ने 30% जितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कमाया है। और यहाँ पे मतलब एक चीज़ जो मतलब एक हिंट जैसे यहाँ पे बुक के अंदर भी दिया है कि इनकी जो बसें जाती थी तो वो बसें या तो रेलवे लाइंस जो थी वो बर्कशायर करके एक टेक्सटाइल मिल थी, उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो जनरली यूएसआर मतलब यूनाइटेड स्टेट रेलवेज की ही वो बसेस या तो रेलवेज लाइन वो यूज़ करते थे। और यहाँ से ही मतलब हमें एक आइडिया मिलता है कि वॉरेन बफेट जो है कि जो बर्कशायर को फ्यूचर में ख़रीदने वाले थे वो यहाँ से भी उनका एक कनेक्शन जो है वो जाता था। आइए देखते हैं अपना फिफ्थ केस स्टडीज। तो जैसे हम देख सकते हैं कि फिलाडेल्फिया एंड रीडिंग करके एक कंपनी थी 1954 में। तो यहाँ पे सबसे पहला मतलब जो ब्लूप्रिंट जिसको हम बोल सकते हैं ना बर्कशायर हाथवे का कि अभी जैसे बर्कशायर हाथवे कैसे काम करती है, तो उसका आइडिया जो है वो प्रोबेबली इसी कंपनी से उनको आया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों ऐसा हुआ था। सबसे पहले तो कंपनी उस टाइम पे करती क्या थी, तो काइंड ऑफ एन कोल एंड पावर यूटिलिटी कंपनी थी वो, और उन्होंने जब वो स्टॉक बाय किया तो समवेयर अराउंड $9 से $19 तक उन्होंने इसी रेंज में मतलब बाई किया था। आई थिंक सबसे पहला जब उन्होंने बाइंग किया
तो $19 के आसपास था, बट धीरे धीरे वो स्टॉक का प्राइस जो है वो कम होता गया और $9 तक वॉरेन बफेट ने वहाँ पे परचेस किया था। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि 35,000 जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, और उस टाइम पे उनकी सबसे बड़ी पोजीशन जो थी वो ये थी, मतलब जितना भी कैपिटल था उसमें मैक्सिमम अगर हम देखें अलोकेशन तो वो इस स्टॉक के अंदर था। तो यहाँ पे उनका एक रीज़न ये भी था कि बेन ग्रेहाम जो है, जो उनके गुरु है, जो उनके टीचर रह चुके हैं कोलंबिया बिजनेस स्कूल में, वो इस कंपनी के बोर्ड के ऊपर थे। तो मतलब यहाँ पे उनको लग रहा था कि अगर बेन ग्रेहाम अगर वहाँ पे है तो कुछ ना कुछ तो होगा जो हमें बेनिफिट करवाएगा और शेयर होल्डर को बेनिफिट होगा। तो एक थीसिस जिसको हम बोल सकते हैं ना, वो इसका एक पार्ट जो था वो इस लाइन ऑफ थिंकिंग के ऊपर भी था। फिर बफेट ने जब इसमें इन्वेस्ट किया, और जैसे हम देख सकते हैं कि 30% ऑफ हिज पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के अंदर था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो जैसे हम देख सकते हैं कि मिकी न्यूमैन, अभी मिकी न्यूमैन जो है ना वो बेन ग्रेहाम के एक फ्रेंड है जेरोमी न्यूमैन, उनके सन थे जो इस कंपनी के बोर्ड पे थे। और जब मतलब उन्होंने बेन ग्रेहाम और ये मिकी न्यूमैन ने जब कंप्लीट कंट्रोल ले लिया इस कंपनी के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कंपनी को वो धीरे धीरे, मतलब जो कोल एंड पावर यूटिलिटी कंपनी थी वो तो थी, बट उनसे वहाँ से जितना भी कैश आता था, या तो कोई एसेट अगर वो लेट्स से अगर सेल कर दिया है किसी जगह से, तो जो भी कैश आया है ना उसमें से उन्होंने क्या किया कि ऐसे ऐसे बिजनेसेस बाय किए हैं कि जो कैश जनरेटिंग हो, और वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो करते गए और कंपनी को कम्प्लीटली वो जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और यहाँ पे मतलब वॉरेन बफेट जी ने भी अच्छा खासा पैसा कमाया था। अभी एग्जैक्ट डेटा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने भी यहाँ पे उसको नहीं डाला है। तो ये था जो अभी तक हमने देखा, वो प्री पार्टनरशिप ईयर था, मतलब पार्टनरशिप हुई उसके पहले की बात है। तो पार्टनरशिप ईयर के बाद अगर हम देखें तो उसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा था, कौन कौन से स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो वो चीज़ आइए हम स्टार्ट करते हैं 1956 से। जैसे देख सकते हैं कि पार्टनरशिप जो थी वो फॉर्म हुई थी, बट आफ्टर 6 ईयर यहाँ पे उनको पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया, उसके पहले भी उन्होंने किया है, बट वो कुछ ज़्यादा ही लेट्स से अगर हम बोले कि फेमस इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी मार्केट में है, और इसी की वजह से ऑथर ने चूज़ किया है कि उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें ही डिस्कस यहाँ पे की गई है कि जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और मिलेगी ही नहीं। फिर यहाँ पे अगर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें कि वॉरेन बफेट ने जब अपना पार्टनरशिप बनाया तो उसमें पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन कैसा था, तो अगर हम देखें तो पहले तो पार्टनरशिप का नाम था बफेट एसोसिएट्स लिमिटेड। फिर उसके नीचे 3 सेक्शन थे, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले था जनरल मतलब कि ऐसी कंपनीज जैसे डाउ जोन्स के अंदर रहती थी, मतलब बहुत ही सेफ एंड सिक्योर कंपनीज। तो उसी कंपनीज में जनरली वो कुछ अपना जो पोर्टफोलियो है उसका कुछ पार्ट है वो इस कंपनी में रहता था। फिर दूसरा है वर्कआउट मतलब कि स्पेशल सिचुएशन वाला, कि कहीं पे मर्जर हो रहा है, कहीं पे एक्विजिशन हो रहा है, लेट्स से कहीं जगह पे कोई लिक्विडेशन हो रहा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे जैसे बोलते हैं ना स्पिन ऑफ हो रहा है, तो अगर स्पेशल सिचुएशन वाला अगर कहीं पे उनको अगर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अगर वहीं पे मिल रहा है तो उनका एक सेक्शन था जिसको हम बोल सकते हैं वर्कआउट। और तीसरा था कि कंट्रोल, कि जहाँ पे वॉरेन बफेट जी हमेशा इन्वेस्ट करते थे ऐसी कंपनीज में कि जहाँ पे वो मेजॉरिटी स्टेक ले सके, कंपनी का कंट्रोल जो है वो ले सके, और बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी की जो पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये 3 तरह के उनके जो मेजर स्ट्रक्चर थे। फिर जनरल के नीचे भी 2 सेक्शन ऐसे हैं कि जहाँ पे वो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड हो, और दूसरा है कि जहाँ पे प्राइवेट ओनर करके एक उन्होंने सेक्शन जो है वो वहाँ पे डाला था। फिर वर्कआउट जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो बेस्ड ऑन स्पिन ऑफ है, और कंट्रोल्स में क्या है कि वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल, कि जहाँ पे वॉरेन बफेट जी का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा हो, स्टेक भी ज़्यादा हो, और उसकी वजह से अपनी जो पॉलिसी है उसको भी वो इन्फ्लुएंस कर सके। तो यहाँ पे ऐसे उनका जो पूरा पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन था विथ रिस्पेक्ट टू दिस बफेट एसोसिएट लिमिटेड। फिर आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी के बारे में। तो ये छठा केस स्टडी अभी हम इस बुक का अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे इसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया पावर, 1962 में यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे जनरली क्या था कि इस टाइम पे मतलब चार्ली मंगर जो थे वो वॉरेन बफेट से ऑलरेडी 3-4 साल वहाँ पे वो मिल चुके थे, तो वॉरेन बफेट को वो अच्छी तरह से जानते भी थे। बट अभी एक्चुअली में जिसको हम बोल सकते हैं ना कि वो एकदम मतलब ये उनका पहला फॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो है ना जो साथ में हुआ वो वाला नहीं है। यहाँ पे क्या था कि चार्ली मंगर खुद भी अपना एक एसोसिएट चलाते थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उस टाइम पे उनकी जो पार्टनरशिप थी चार्ली मंगर की, उन्होंने अपने जितना भी पैसा था उस टाइम पे, जितना भी कैपिटल था पार्टनरशिप का,
वो सारा का सारा उन्होंने एक ही स्टॉक मतलब ब्रिटिश कोलंबिया पावर जो है उसी में लगा रखा था, और उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ डेट लिया था ताकि वो इस स्टॉक के अंदर वो पैसा लगा सके। और उन्होंने ही चार्ली मंगर को, मतलब चार्ली मंगर ने ही वॉरेन बफेट को यहाँ पे कन्विंस किया कि आपको भी ये स्टॉक जो है वो बाय करना चाहिए। बट वॉरेन बफेट ने इतना ओवरबोर्ड नहीं गए थे चार्ली मंगर के जितना, कि यहाँ पे वॉरेन बफेट ने सिर्फ और सिर्फ 11% जितना ही अपना जो पार्टनरशिप था वही उन्होंने परचेस किया। फिर यहाँ पे मतलब जो कंपनी जो है वो उसका जब वो लिक्विडेशन वगैरह हुआ तो समवेयर अराउंड चार्ली मंगर जी ने कितना पैसा कमाया, 450,000 मतलब $4,50,000 जितना पैसा उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे कमाया था। और ये उनके इनिशियल ईयर्स थे, ये भी हमें देखना है। और 1962 में 4,50,000 वॉज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट एंड दैट टू इन $। फिर अगर हम देखें कि 7वां केस स्टडी तो जो है अमेरिकन एक्सप्रेस का, कि जिसके बारे में बहुत ही डिटेल में भी बुक के अंदर दिया है। तो 1964 में यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और जैसे हम देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट का अगर कोई सक्सेसफुल, अगर सबसे बड़ा सक्सेसफुल अगर कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अगर रहा हो तो वो था अमेरिकन एक्सप्रेस का। क्यों, आइए जानते हैं। तो पहले तो उनको अपॉर्चुनिटी क्यों मिली, क्योंकि जनरली क्या है कि अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो एक ब्रांड है, एक फ्रेंचाइज है। जैसे हमारे यहाँ HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, तो यहाँ पे ऐसी मतलब वो फ्रेंचाइज है कि जो इतनी सस्ते वैल्यूएशन पे कभी ट्रेड नहीं करती थी। बट उस टाइम पे कंपनी के अंदर मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि द सलाड ऑयल स्कैंडल, अभी इस बुक के अंदर इस स्कैम के बारे में बहुत ही डिटेल में दिया है। बट अगर हम वो डिस्कस करने जाएंगे तो अगेन वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। बट आप चाहो तो उसकी समरी जो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ना कि उस स्कैंडल के अराउंड क्या हुआ कि अमेरिकन एक्सप्रेस का जो स्टॉक था वो एक थोड़े सिग्निफिकेंट तो नहीं बोल सकते, बट थोड़े उनका जो डिस्काउंट है, एवरेज डिस्काउंट, उसके ऊपर वो चल रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने जब बैट किया तो उनका जो प्राइमरी बैट था ना, वो अमेरिकन एक्सप्रेस की जो ब्रांड वैल्यू है, 4 पीपल फॉर देयर कस्टमर्स, उसी के ऊपर उनका जो बैट था वो यहाँ पे उन्होंने लगाया था। उन्होंने समवेयर अराउंड 90,000 जितना क्वांटिटी जो है वो 1964 में एट द प्राइस ऑफ 40 रुपीज़ उन्होंने यहाँ पे बाय किया था। उस टाइम पे भी वैल्यूएशन जैसे हम देख सकते हैं तो 15.8 का पी था। मतलब अभी तक हमने जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें सबसे महंगा अगर कोई स्टॉक है तो वो ये है, और वो है समवेयर अराउंड 16 के पी के आसपास का अमेरिकन एक्सप्रेस। फिर यहाँ पे जो अगर EV/2 EBIT अगर हम देखें तो वो समवेयर अराउंड 8 था, और प्राइस टू बुक जो था वो 2.3 था। मतलब यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब जो उनकी जो बुक वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में कम था, ऐसा नहीं है। ये कुछ मतलब ये अभी तक है हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट देखे उससे थोड़ा अलग है कि जहाँ पे वॉरेन बफेट ने कुछ ज़्यादा प्राइस पे किया है रिलेटिवली। फिर उन्होंने कब उनको सेल कर दिया, मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस से उन्होंने कब एग्जिट ले लिया था, कि जब समवेयर अराउंड उसका जो पीई था वो 15 मतलब 16 से वो 40 तक पहुंच गया था। उनको लगा कि अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने अपना जो पैसा था, मतलब उन्होंने कितना कमाया, $13 मिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और ये भी 3 साल के अंदर, मतलब 64 to 67 में तो वहाँ पे उन्होंने एग्जिट भी कर लिया। और 3 साल के अंदर उन्होंने 13 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15 मिलियन जितना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे उन्होंने कमाया था, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। फिर उन्होंने 1991 में वापस से अमेरिकन एक्सप्रेस को बाय किया, और उसी टाइम पे भी अराउंड मतलब कुछ कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, और उस टाइम पे उनको लगा कि यहाँ पे हमें वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है, तो उन्होंने समवेयर अराउंड 300 मिलियन जितना उसमें इन्वेस्ट किया था। और ये स्टॉक जो है वो आज भी वो होल्ड कर रहे हैं। फिर है स्टर्ड बेकर करके कंपनी थी 1965 में, जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जिसका नाम मैंने आपने पहली बार ही यहाँ पे सुना होगा। अभी ये बिजनेस जो है वो क्या था, मतलब हॉर्स कैरेज बिजनेस कर जो था, मतलब वो जो आता है ना हॉर्स कैरेज, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्ट डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये बिजनेस जो है वो डिक्लाइन मोड में जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे कार्स आ रही थी, बसेस आ रही थी, रेल वगैरह आ रही थी, तो इसकी वजह से इसका जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। बट फिर भी वॉरेन बफेट ने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया, आइए जानते हैं। तो पहले तो हम थोड़ा अगर हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि वो डाउ जोन्स का पार्ट थी 1960 में एक टाइम पे, और वहाँ पे 9 इयर्स वो उस इंडेक्स में रही, और फाइनली वो रिप्लेस हुई जनरल मोटर्स से। फिर मतलब जो जिसको बोल सकते हैं ना कि वॉरेन बफेट का जो थिंकिंग था वो क्या था। तो पहले तो अगर हम देखें तो कंपनी के बारे में
कि जहाँ पे उसके पास 10 डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस थे, मतलब अलग अलग लाइन्स थे। मतलब भले ही वो इनिशियली वो हॉर्स कैरेज बिजनेस में थी, बट वहाँ पे उसके पास केमिकल का, फिर गैस का, फिर कुछ रिटेल बिजनेस का भी उनके पास कुछ एक छोटा सा पार्ट था। तो ऐसे डिफरेंट मतलब 10 डिफरेंट बिजनेस यूनिट जिसको हम बोल सकते हैं वो थे। तो इसी की वजह से क्या हो रहा था कि बिजनेस को एनालिसिस करना, मतलब इस पर्टिकुलर बिजनेस को एनालाइज करना डिफिकल्ट हो रहा था इवन फॉर वॉरेन बफेट। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने सोचा कि भले ही हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स हैं, बट हमें हमारा जो फोकस है वो रखना है बॉटम लाइन पे, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होना चाहिए। और यहाँ पे उसी की वजह से, उसी मेन क्राइटेरिया की वजह से उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे भी कोई लेट्स से अगर कोई ऐसा बिजनेस है कि जो लॉस मेकिंग है, कि जहाँ से हमें पैसा नहीं मिल रहा है बल्कि हमें पैसा डालना पड़ रहा है, या तो बहुत ही कम मतलब जैसे 3-4% जितना अगर वहाँ पे अगर रिटर्न मिल रहा है उसके उस बिजनेस के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने उस बिजनेस से भी एग्जिट कर लिया और धीरे धीरे करके उनकी जो बॉटम लाइन थी, उनका जो प्रॉफिट था, उसके ऊपर ही उन्होंने कंप्लीट अपना फोकस रखा था। और इसी की वजह से वॉरेन बफेट जी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। और उसमें आई थिंक एक पर्टिकुलर लाइन ऐसी थी जो कोई गैस के अंदर वो डील करती थी, बिजनेस लाइन। और वॉरेन बफेट को लगा कि ये जो है वो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ों की वजह से उनको लगा कि इस कंपनी में हम इस वैल्यूएशन पे, मतलब वो 6.43 के पी पे उस टाइम पे मिल रहा था, और प्राइस टू बुक जैसे हम देख सकते हैं तो 4 टाइम्स वो प्राइस टू बुक वहाँ पे मिल रहा था। तो उनको लगा कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही चीप है, हमारा डाउन साइड प्रोटेक्शन जो है वो भी यहाँ पे चेक हो रहा है, तो ये कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि उन्होंने समवेयर अराउंड $18 पर शेयर पे उन्होंने बाय किया था और $30 पे ऊपर उन्होंने वहाँ से एग्जिट ले लिया। मतलब एक ही साल में ऑलमोस्ट उन्होंने अपना जो पैसा है वो डबल कर लिया था। तो ऐसे यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे उन्होंने बहुत क्विकली इन एंड आउट जो है वो किया है। कहीं जगह पे उनको सक्सेस मिला है और कहीं जगह पे उनको लॉस भी हुआ है। फिर ये एक कोट है जो चार्ली मंगर जी ने बोला है, जिसकी केस स्टडी के बारे में अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हॉस्टाइल कॉन। अभी इसको हम HK ही बोलेंगे क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा ऑड लगता है मुझे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि बाइंग HK वाज लाइक द स्टोरी ऑफ अ मैन हु बाइज अ यॉट। 2 हैप्पी डेज आर द डे व्हेन ही बाइज इट एंड द डे ही सेल्स इट। मतलब ऐसा ही हो गया था। मतलब ये इन्वेस्टमेंट जब उन्होंने किया चार्ली मंगर ने वॉरेन बफेट जी के साथ, जब उनका पहला फॉर्मल इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ पे भी यही हुआ। मतलब जब उन्होंने खरीदने के लिए ट्राई किया और ख़रीद लिया, तो उनको लगा कि नहीं यार बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है। बट फिर बाद में ये हुआ कि जब उन्होंने बेचा तभी उनको लगा कि बहुत ही अच्छा हुआ कि हमने ये बेच दिया, भले ही हमने उसमें कुछ पैसा ना भी कमाया हो। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे के रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। तो HK जहाँ पे देख सकते हैं कि 1966 में यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और ये फर्स्ट ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट था कि जो वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने दोनों ने साथ में यहाँ पे मिलके अपने पार्टनरशिप है वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। जैसे हम देख सकते हैं कि वो एक रिटेलिंग बिजनेस था कि जहाँ पे इस कंपनी के पास डिपार्टमेंट स्टोर्स हुआ करते थे इन दिस पर्टिकुलर सिटी, या तो स्टेट भी हो सकता है, बाल्टीमोर, US के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे ये एक रिटेल बिजनेस था उस टाइम पे। तो वॉरेन बफेट ने जब पहली बार इस बिजनेस के बारे में सुना, तो उन्होंने पहले तो चार्ली मंगर को बोला कि आप एक बार ये बिजनेस को एनालाइज करो और देखो कि इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर जब चार्ली मंगर जी ने भी ये बिजनेस देखा तो उनको लगा कि नहीं, बिजनेस तो अच्छा है। फिर वो दोनों गए और बाल्टीमोर, मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनसे मिलने के लिए, और वहाँ पे जाके उन्होंने ये बिजनेस को बाय किया समवेयर अराउंड 12 मिलियन में। तो जब उनको लगा तो उनको तो ऐसा ही लगा कि ये बहुत ही चीप, मतलब बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे हमें ये बिजनेस जो है वो मिल गया है। तो दोनों हैप्पी थे उस टाइम पे। और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो मतलब जो उसकी बुक वैल्यू थी उससे भी डिस्काउंट के ऊपर वो मिल रहा था, मतलब 0.77 प्राइस टू बुक के रेशियो पे वो मिल रहा था। अगर हम EV टू EBIT देखें तो ये स्लाइटली, मतलब थोड़ा अगर हम देखें कंपेरेटिव टू अदर इन्वेस्टमेंट, तो ये EV टू EBIT वाले वैल्यूएशन के मैट्रिक पे अगर हम देखें तो ये 5.73, मतलब थोड़ा ज़्यादा तो है। और PE जो है वो भी 10 का PE है। मतलब अगर हम आगे के जितने भी इन्वेस्टमेंट हमने देखे उसमें अगर लेट्स से मैं अमेरिकन एक्सप्रेस को अगर हटा दूँ तो कहीं पे भी उन्होंने 10 के क्या मतलब 7 के पीक पे भी उन्होंने कभी भी बाय नहीं किया। बट यहाँ पे उन्होंने पता नहीं 10 के पी पे भी ये स्टॉक जो है, ये कंपनी जो है वो उन्होंने बाय कर ली। फिर वो जब बैंकर्स के पास गए कि हमें थोड़ा फंड चाहिए इस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को बाय करने के लिए, तब वहाँ के जो बैंकर्स थे उन्होंने भी बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा आप इस कंपनी को वैल्यूएशन दे रहे हो। और
बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये जो बैंकर्स थे वो उस टाइम पे राइट थे और बफेट और मंगर दोनों इसमें गलत हुए। फिर हुआ क्या कि कंपनी जो रिटेल बिजनेस में थी तो वो डिपार्टमेंट स्टोर मतलब जो सालों साल से जो चलता आ रहा था उसी फॉर्मेट में वो बिजनेस का डीलिंग वो करती थी। बट नई कंपटीशन आ रहे थे, नए प्लेयर्स उस टाइम पे रिटेल स्पेस में आ रहे थे बहुत सारी जगह से। दूसरा रीज़न था कि पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो है वो भी डिक्लाइन होता जा रहा था। उसके पीछे के रीज़न थे, कुछ राइट्स हो रहे थे उस टाइम पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर सिटी में ये पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा था और उसकी वजह से जो बिजनेस है उनका जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा था। और फाइनली जब उन्होंने बेचा तो मतलब अगर हम देखें, अगर डिविडेंड को हटा दे तो वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली में लॉस किया था। बट लेट्स से अगर डिविडेंड को अगर इंक्लूड कर दे तो कुछ समवेयर अराउंड 20% जितना रिटर्न ओवरऑल मिला था बाय 1970, विच इज़ नथिंग। और ये भी ऐसे केस में कि जबकि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा था। जैसे वॉरेन बफेट, यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक लर्निंग उनको यहाँ पे भी मिली होगी जो हमने भी बहुत बार सुनी है कि मैनेजमेंट चाहे कितना भी अच्छा हो बट लेट्स से अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं है, बिजनेस का जो अंडरलाइंग इकोनॉमिक्स है वो ही अगर अच्छा नहीं है तो कितना भी ग्रेट मैनेजमेंट क्यों ना हो वो अच्छा नहीं करेगा। ये लर्निंग उनको यहाँ से मिली और ये भी हमें भी यहाँ से सीखना है। और दूसरा एक क्लैरिफिकेशन ये भी है कि ये जो 20% रिटर्न है बाय 1970 वो कैगार नहीं है। मतलब लेट्स से उन्होंने अगर 100 रुपये में अगर कोई ये चीज़ परचेस करी थी HK को तो 1970 में उन्होंने 120 रुपीज़ में वहाँ पे बेची थी। मतलब 20% ही रिटर्न मिला है ओवरऑल। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और ये उनका जो चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट का ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट था, मतलब दो दिग्गज इन्वेस्टमेंट के, फिर भी यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकर जो थे वो यहाँ पे राइट रहे। और आखिरी इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें इस बुक के अंदर जो डिस्कस किया है वो है वॉल्ट डिज्नी का। तो यहाँ पे 1966 में उन्होंने ये बिजनेस जो है वो बाई किया था और उस टाइम पे समवेयर अराउंड 5% जो ऑफ दी टोटल का जो स्टॉक था वो यहाँ पे उन्होंने बाय कर लिया था। प्राइस उन्होंने क्या पे किया, $43 अ शेयर। और उन्होंने जो टोटल अमाउंट जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो था 4 मिलियन। मतलब अगर इस कैलकुलेशन से अगर हम देखें तो 80 मिलियन US डॉलर में पूरी हमें वर्ल्ड डिज्नी मिल रही थी। प्लस वर्ल्ड डिज्नी खुद उस टाइम पे कंपनी के मैनेजमेंट में वो काम करते थे। 3 रिस्क यहाँ पे की अगर हम देखें तो क्या थे। पहले तो ये यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला रिस्क जो उन्होंने बोला है वो की मैन रिस्क था। मतलब जब वॉरेन बफेट ने इसमें इन्वेस्ट किया तो मेजोरिटी जो कंपनी का जो ग्रोथ था, जो पावर था, एक चार्म था, वो उसके जो फाउंडर थे वॉल्ट डिज्नी उसी की वजह से था। और वॉल्ट डिज्नी जो है वो बहुत ही क्रिएटिव थे और इसी की वजह से वॉल्ट डिज्नी मतलब वॉरेन बफेट को ऐसा लगता था कि ऐसा पॉसिबल है कि वॉल्ट डिज्नी जो कैपिटल है कंपनी का, शेयर होल्डर्स का, वो वाइजली यूज़ ना करे। क्योंकि हमें पता है कि क्रिएटिव बंदे जो होते हैं वो थोड़े थोड़े मतलब इतना फाइनेंशियली वो जिसको बोल सकते हैं ना वो सेवी नहीं होते। तो यहाँ पे एक दूसरा रिस्क उनको ये भी लगता था। और तीसरा था कि जहाँ पे डूबियस ट्रांजैक्शंस बिटवीन वॉल्ट एंड द कंपनी, मतलब वॉल्ट ने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी करी थी कंपनी के अंदर कि जहाँ पे वो जिसको हम बोल सकते हैं ना कि सक आउट करते थे कैपिटल उसकी जो पेरेंट कंपनी जो लिस्टेड थी वहाँ से और अपने पर्सनल गेन्स के लिए। तो ये चीज़ जो है वो वॉरेन बफेट को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जैसे हम देख सकते हैं कि उन्होंने बाय किया था $43 अ शेयर और उन्होंने बेच दिया समवेयर अराउंड $65 to $70 की रेंज में। और जैसे हम देख सकते हैं कि 1 साल 2 साल तक आई थिंक उन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट है वो रखा होगा। बट इतनी अच्छी कंपनी को उन्होंने इतनी जल्दी क्यों बेच दिया। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो रीजंस दिए हैं अगर हम वो डिस्कस करें तो 1966 में वर्ल्ड डिज्नी जो है वो गुजर गए। तो जैसे हम देख सकते हैं कि की मैन रिस्क, तो यहाँ पे वॉरेन बफेट को लगा कि जो नया बंदा है शायद उनके ब्रदर या तो उनके सन ही थे, रॉय डिज्नी करके। तो यहाँ पे उनको लगा कि वो शायद वॉल्ट डिज्नी जितना उनको कंपनी को वो प्रोटेक्ट ना कर पाए। तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ से एग्जिट ले लिया। और दूसरा रीज़न उन्होंने ये भी बताया है कि अब उनको लगता था कि जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना जब उन्होंने बाय किया था तब है। तो ये इसकी वजह से उनको लगा कि हमें यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए। फिर स्प्लिट एडजस्टेड अगर हम डेटा देखें यहाँ पे तो वॉरेन बफेट ने बाय किया था समवेयर अराउंड $31 अ शेयर, $0.31 अ शेयर। फिर उन्होंने बेच दिया समवेयर $0.48 अ शेयर। और 1995 में जो प्राइस था वो था $66।
तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कंपनी ने अपना जो स्टॉक है, स्टॉक का जो प्राइस है उसको बहुत ही अच्छी तरह से कंपाउंड किया था। तो ये क्या एक गलती थी कि वॉरेन बफेट ने बहुत ही अर्ली सेल कर दिया। आइए डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से अगर उन्होंने यहाँ से एग्जिट कर लिया तो उनकी जो खुद की जो फर्म थी बर्कशायर हाथवे, उसकी बुक वैल्यू को उसने कैसे कंपाउंड किया। तो अगर सेम टाइम पीरियड के बारे में अगर हम बात करें कि 1965 से 1995 के, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि बर्कशायर हाथवे की जो बुक वैल्यू है वो क्लोज टू 24% से कंपाउंड हुई, जबकि डिज्नी का स्टॉक जो है वो 18.5% से कंपाउंड हुआ एक्सक्लूडिंग डिविडेंड यील्ड। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि भले ही उन्होंने डिज्नी का स्टॉक जो है वो उस टाइम पे बेच दिया था, मतलब माइनर गेन पे ही उन्होंने बेच दिया था, बट फिर भी उनकी जो बुक वैल्यू है बर्कशायर हाथवे की जो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कंपाउंड करी कंपेयर टू डिज्नी स्टॉक। तो मतलब ये एक जो है वो मिस्टेक जिसको हम नहीं बोल सकते हैं। फिर फाइनली अगर हम कंक्लूजन की ओर चले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस किया कि वो पहले से ही ग्रेट या तो गिफ्टेड कैपिटल अलोकेटर नहीं थे, बहुत अच्छे इन्वेस्टर इनिशियली नहीं थे। धीरे धीरे वो भले ही उन्होंने मिस्टेक किया, कहीं पे सक्सेस मिला, बट वो इवॉल्व होते गए एक इन्वेस्टर में। दूसरा मेजर रीज़न है कि जहाँ पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन अलग हद का उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किया था। जैसे हम देख सकते हैं 1951 में गाइको जो कंपनी उन्होंने बाय कर ली है बाद में, उसका 50% जितना उनका पोर्टफोलियो था उससे भी ज़्यादा हो गया था, सोचो। तीसरा कि वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो वहाँ पे वो एक्टिवली ट्रैक करते थे, मैनेजमेंट से मिलेंगे, फिर वो एजीएम्स वगैरह कंटिन्यूसली ऐड करेंगे, वहाँ पे वो मैनेजमेंट को क्वेश्चंस भी करते थे। फिर कई बार मतलब हमने जितने भी स्टॉक अभी डिस्कस किए उसमें एक दो स्टॉक ऐसे हैं कि जहाँ पे स्टॉक्स को बाय करने के लिए वॉरेन बफेट ने न्यूज़पेपर में एड्स दिए हैं कि जहाँ से वो बाय कर, मतलब अगर किसी को स्टॉक बेचना है तो मुझे दे दो, ऐसा करके उन्होंने न्यूज़पेपर्स के अंदर भी वहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइज दी थी। फिर कि जहाँ पे एम्प्लॉइज से वो बात करते थे, कस्टमर्स से बात करते थे। और डिज्नी में इन्वेस्ट करने से पहले तो उन्होंने मैरी पॉपिंस जो है मूवी उन्होंने रिलीज़ किया था वो भी जाके देखा, क्वालिटी देखा, तब जाके उन्होंने फाइनली इन्वेस्ट किया। और मतलब यहाँ पे वॉरेन बफेट अगर लेट से आज अगर उसी स्टेज पे होते तो आज के एनवायरनमेंट में क्या वो सक्सेसफुल हो पाते। तो आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में मतलब उनका क्या मानना है। तो अगर आप ये कोट पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने बोला है कि अगर मेरे पास अगर आज लेट से $1 मिलियन या तो $10 मिलियन अगर होते तो आज मैं डाउ जोन्स को मतलब ऐसा बीट करता, बहुत ही ज़्यादा बीट करता, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। बट जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जाती है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कम होता ही जाएगा। और यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि एनीवन हु सेज दैट साइज डज नॉट हर्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इज सेलिंग, मतलब कोई ऐसा बोलता है कि अगर मेरे फंड का साइज अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है तब भी मेरा परफॉर्मेंस अगर कम नहीं होगा तो वो बंदा झूठ बोल रहा है, ऐसा आपको यहाँ पे देख लेना है। तो मतलब आज भी अगर वॉरेन बफेट के पास अगर 1 मिलियन होते तो वो 50% ईयर जितना कमाते, ऐसा यहाँ पे उनका बोलना है। और जैसे यहाँ अपन देख सकते हैं कि नो आई कुड, आई गारंटी दैट। तो ये भी एक चीज़ मतलब 1991 में ये चीज़ उन्होंने बोली थी। तो दैट वॉज ऑल इन दिस बुक। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारी जितनी भी केस स्टडीज़ वगैरह, हमारी अदर बुक्स भी जो हमने डिस्कस की है, प्लीज़ 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 हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे मतलब आपके कोई फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है इस बुक के रिलेटेड या कोई भी लेट्स से बुक के रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम ट्राई करेंगे उसको आंसर करने का। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग बुक्स है जिसको आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करो उसका पूरा डिटेल में 1 घंटा 2 घंटा लगा के, तो उस बुक का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसको ट्राई करेंगे, ज़रूर हम ट्राई करेंगे। और हमारा जो मिशन है 10,000 सब्सक्राइबर का इस साल में, वो हमें पहुंचाना है। बट आप सबका हमें यहाँ पे हेल्प जो है वो चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।